हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। टुडे एनालिसिस के अंक में आज 11 सितंबर 2023 की घटनाओं को देखेंगे। और यह एक हिस्टोरिक, आज का जो न्यूज़ है वह हिस्टोरिक, ऐतिहासिक कह सकते हैं, हिस्टोरिक या ऐतिहासिक सम्मेलन G20 के सकुशल समाप्ति के बाद का है। तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ G20 से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम G20 चूँकि एक ऐतिहासिक है तो उसको ऐतिहासिक रूप से ही पढ़ाएंगे। अपना ऐसा प्लान है कि उसको एक कंप्लीट फॉर्म में एक बड़ा वीडियो बनाया जाए, जिसमें G20 के सारे पहलू, जब से भारत G20 में शामिल हुआ, मतलब अध्यक्षता जब से भारत के पास आई है, क्या करना था, क्या कैसे, उस सारी चीज़ों को हम लोग एक स्पेशल कह सकते हैं बुलेटिन या एक क्लास में हम उसको करेंगे। आज हम जो प्रमुख अन्य घटनाएं रही हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे, जिसमें से जो है 2-3 प्रमुख न्यूज़ है। एक तो आपदा, इसी G20 के साथ ही आपदा रिडक्शन, डिज़ास्टर रिडक्शन के साथ भी इनिशिएटिव हुआ है। उससे जुड़ा हुआ न्यूज़ है कि आपदा जोखिमों को कम करने के लिए दुगने प्रयास करने की आवश्यकता है। यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न संस्थाओं द्वारा कहा जा रहा है। दूसरा है कि G20 में अफ्रीकी संघ, आपको पता होगा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का नवीनतम अस्थायी सदस्य बनाया गया है। तो वो क्या है, क्यों है, कैसा है, उसके बारे में जानेंगे। और अंतिम रूप से है एक, आप कह सकते हैं एक भारतीय समाज की एक कठोर हकीकत। 10 सितंबर यानी कल, बीता हुआ कल 10 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया, इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें क्रिएटिव होप करके एक थीम है जो 2011 से ही चल रहा है। उसको लेके द हिंदू में एक लेख आया है, जिसमें ये जो बताता है कि जो आंकड़े बता रहे हैं आत्महत्या के भारत में, उसमें जो 2021 तक का NCRB का डेटा है, जिसमें व्यावसायिक आधार पर देखा गया है कि महिलाएं जितनी आत्महत्या करती हैं उसमें आधा से ज़्यादा योगदान गृहिणियों का है। गृहिणी मतलब जो फैमिली हाउसवाइफ जो हैं, वो ज़्यादा उसमें उन आत्महत्या के मामलों में उनका योगदान आधा से ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिलचिलाती समस्या है। जो समस्या क्या है, क्यों है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला न्यूज़। पहला न्यूज़ है, आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रयास दोगुने करने की ज़रूरत है। क्यों चर्चा में है, हम इसको देख लेंगे। आपदाओं में वृद्धि केवल एक अस्थायी परिघटना नहीं है कि वर्तमान में हम अभी देखिए मोरक्को में भी आपदा आई है, भूकंप आया है, सब कुछ आया है। ये कोई एक अस्थायी परिघटना नहीं है, बल्कि ये ऐसी चीज़ें चलती जा रही हैं। ठीक है, तो इसको आपदाओं से जुड़ी वैश्विक विडंबना क्या है, वो ये है कि जो आपदाएं जिन कारणों से, जैसे जलवायु परिवर्तन या इस तरह की कारणों से ज़्यादा आपदाएं आ रही हैं, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उसके अगेंस्ट, यानी अगर देखिए कि आपदाओं के लिए जिम्मेदार लोग हैं विकसित लोग या विकसित देश, लेकिन आपदाओं के सबसे शिकार या सबसे जो समस्याग्रस्त देश हैं वो अल्प विकसित या कमज़ोर देश, समुदाय या व्यवस्था है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक पैराडॉक्स, एक विडंबना है, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसको लेके एक आपदाओं से निपटने के लिए समाधान भी मौजूद है। उसमें क्या है कि मिटिगेशन, रिडक्शन और जो चीज़ें हैं उसको लेकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो SDG गोल, और इसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क है, इसी तरह के और भी सारे प्रयास हैं जिनको भी ध्यान में रख के किया जा सकता है। भारत के कई सारे ऐसे जो है प्रयास हैं जो आपदाओं का शमन करने में योगदान कर सकते हैं। जैसे कि भारत ने जो अर्ली वार्निंग सिस्टम अपने यहाँ डेवलप की है, उसके ज़रिए चक्रवात से होने वाली कई सारी हिंसा को कम किया है। अभी जो गुजरात में बिपरजॉय चक्रवात आया था, उसमें भी
जो मृत्यु दर है वो 0 है, यानी कि जो चक्रवात आया, तूफान आया, लेकिन एक भी लोगों की जान नहीं गई। वो कैसे? हमें चक्रवात को पहले से पता चल गए थे, अर्ली वार्निंग सिस्टम थी, हमने लोगों को बता दिया और हमने बहुत सारे लोगों को जान बचाई। इसी तरह से कोविड आपदा के दौरान भी कोविड इस तरह की चीज़ का हमने, तो भारत का एक वास्ट अनुभव है, उसका इस्तेमाल भारत खुद करके बचा है और इसका फ़ायदा दुनिया के अन्य देशों को भी मिल सकता है। अंततः जो है इसका ज़रूरत क्या है कि आप क्या किया जाना चाहिए, कि किन किन चीज़ों को अपनाएं, कि समाधान तो संभव है, भारत क्या कर रहा है वो भी संभव है, लेकिन और क्या किया जाना चाहिए वैश्विक स्तर पे। तो उसमें जो सबसे प्रमुख ये देखा है कि आपदाओं के बारे में अर्ली वार्निंग हो, यानी लोगों को उसकी जानकारी हो और आपदाओं के प्रति लोग तैयार हों। लेकिन समस्या ये है कि अनेक ऐसे देश हैं, कमज़ोर और विकासशील देश, जिनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि अर्ली वार्निंग सिस्टम को विकसित किया जा सके। इस क्षेत्र में भारत का योगदान हो सकता है, दुनिया को भी इस क्षेत्र में योगदान देना होगा कि इन देशों में कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम को डेवलप किया जाए। और अंततः हमें किसी भी देश, किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ना है। और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटरस ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की एक्सट्रीम घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन आपदा नहीं होनी चाहिए। आपदा कब होती है? वो डिजास्टर, जो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेटी कब आपदा में बदलती है? जब वो लोगों के जान माल, जब व्यक्ति के जान माल की क्षति होती है, तभी आपदा आता है। कोई भूकंप आए और बाढ़ आए, उसमें जहाँ पे कोई लोग नहीं हो, कोई मानवीय इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, या हो भी तो कोई नुकसान न पहुँचाए, तो उसको आपदा नहीं कहेंगे। हाँ, जब लोगों के जीवन को, उनकी आपदा को, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो दिक्कत होती है। चलिए देखते हैं एक करके। चर्चा में क्यों है? क्योंकि नई दिल्ली में हाल ही में हुए जी शिखर सम्मेलन और न्यूयॉर्क में आगामी संयुक्त राष्ट्र महासभा में SDG शिखर सम्मेलन में नेताओं ने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला है। क्या? दुनिया एक महत्वपूर्ण क्षण का सामना कर रही है। कैसा? जितनी समस्याएं और खतरे हम हल करने में सक्षम हैं, उससे कहीं अधिक समस्याएं और खतरे हमारे सामने उपस्थित हो गई हैं। संघर्ष कौन कौन से हैं? कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष यानी युद्ध हो रहा है, वित्तीय ऋण और खाद्य सुरक्षा की कमी जैसे अन्य संकटों के समायोजन के साथ साथ कोविड-19 महामारी के परिणाम इन मुद्दों को एक साथ संभालने की हमारी क्षमताओं को चुनौती दे रहे हैं। यह सब तब हो रहा है जब जलवायु संकट के कारण चरम मौसमी घटनाएं बार बार हो रही हैं और अधिक तीव्रता से घटित हो रही हैं। अभी जैसे इसी साल 3 ऐसी चरम घटनाएं हुई हैं, जैसे कि जुलाई और अगस्त का जो तापमान है वो अब तक के ज्ञात रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रहा है। इसी तरह से जो कर सकते हैं कि जो अंटार्कटिका में बर्फ़ है वो अब तक सबसे कम है। जो समुद्र का जो है तल है वो सबसे ज़्यादा ऊपर आ चुका है अब तक के इतिहास में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संकट की तरफ, नेचुरल क्लाइमेटी की तरफ बढ़ रही हैं। कहीं ये आपदा न बढ़ जाए। जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे आपदा न बदले, इसको ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत है। सरल शब्दों में कहें तो हम एक मुश्किल स्थिति में हैं, बहुत सारी समस्याएं एक साथ आ रही हैं और उनसे निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये इसका थीम है इस पूरे उसके। आपदाओं में वृद्धि केवल एक अस्थायी समस्या नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि ये आ रहा है और चला जा रहा है। बहुत सारी घटनाएं ये बार बार बता रही हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आपदा जनित जो समस्याएं हैं, जो बाढ़ आ रही है, जो सूखा पड़ रहा है, जो कहीं जंगल में आग लग रही है ना, सागर तल बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें स्थायी प्रवृत्ति की हो जाएंगी, यानी ये रोज़ रोज़ होने लगेंगी। इसलिए इस दिशा में हमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो अभी अस्थायी प्रकृति की लग रही हैं कि आपदाएं रोज़ रोज़ थोड़ी ना होती हैं, तब ये रोज़ रोज़ होने लगेंगी। ठीक है, जैसे अभी एक कोविड आया, उम्मीद की ऐसे लोगों का आशंका व्यक्त की जा रही है कि अगर जो आर्कटिक और अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघल जाएगी तो जो बाढ़ और सारी चीज़ें तो आएंगी, उनमें कई सारे ऐसे वायरस बाहर वातावरण में आ सकते हैं, मनुष्य के संपर्क में आ सकते हैं, जो कोरोना से ज़्यादा घातक बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। तो इसलिए इसको समय रहते इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपदाओं से जुड़ी वैश्विक विडंबना क्या है कि जो भी आपदाएं आ रही हैं, देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है, विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि जिन समुदायों और देशों का इन समस्याओं को पैदा करने में सबसे कम योगदान है, वे ही सबसे अधिक पीड़ित हैं। यानी जो गरीब देश,
समस्याओं, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के कारण ये ज़्यादातर आपदाएं जन्म ले रही हैं, और उसको उत्पन्न करने में किसका योगदान है? विकसित देशों का या आर्थिक रूप से संपन्न देशों का। और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव कमज़ोर और अल्प विकसित देशों पर पड़ रहा है। अफ्रीका एशिया के जो तटीय देश हैं या जो गरीब देश हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, सब सहारा अफ्रीका के। ठीक है। और विडंबना देखिए, जलवायु परिवर्तन में प्रति सर्वाधिक संवेदनशील 50 देश, यानी जो एक आंकड़ा निकाला कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त 50 देश हैं, उनमें से कई महत्वपूर्ण ऋण संकटों से भी क्या कर रहे हैं? जूझ रहे हैं। भारत के संदर्भ में भी, जो पहले से ही दुनिया के सबसे अधिक आपदा संभावित देशों में से एक है, इस नई वास्तविकता के प्रभाव को गहराई से महसूस कर रहा है। 2022 में देश को लगभग हर दिन आपदाओं या चरम मौसम का सामना करना पड़ा। इस साल के गंभीर मानसून ने लोगों की आजीविका और जीवन को दोनों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है। अभी देख लीजिए हिमाचल प्रदेश की घटना, उत्तराखंड की घटना, इसी तरह की और सारी घटनाएं, दिल्ली में एक्सट्रीम बाढ़ की स्थिति, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण ही देखी जा रही हैं। तब क्या इससे निराश हो जाए? नहीं। अच्छी बात यह है कि इन आपदाओं से निपटने के लिए संसाधन मौजूद हैं। आवश्यकता क्या है? हमें उन पे ध्यान देने की, हमें उसको सही तरह से अपनाने की, और सही नीतियों की और सही नीतियों की सही कि कैसे इसको आपदाओं को निपटा जा सके, नियत की कि कैसे सभी देशों का, सभी समुदायों का, जो अमीर गरीब हैं उन सबको आपदा से बचाया जा सके। अच्छी खबर यह है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और उससे कम करने दोनों के लिए समाधान उपलब्ध है। सतत विकास लक्ष्य, ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए पेरिस समझौता प्रतिबद्धताएं, और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क, ये ऐसी 3 ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जिससे हम आपदाओं को रोका जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर कुछ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम इनको अगर सही ढंग से अपनाएं तो हम आपदाओं को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, या आपदाओं के एक तो जो कारण कम कर सकते हैं, दूसरे उनके होने वाले प्रभावों से लोगों को बचा सकते हैं। ठीक है। आपदा समाधान में भारत की उपलब्धि और प्रयास का महत्व, ये एक महत्वपूर्ण देखिए कि भारत कैसे आपदा के संदर्भ में दे सकता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भारत का नेतृत्व आशावाद पैदा करता है। क्यों? क्योंकि भारत आपदा के मिटिगेशन से ज़्यादा, मतलब आपदा आए ही नहीं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर पर अपना काम कर रहा है। भारत के सभी राज्य, जितने राज्य हैं उसमें आपदा प्रबंधन योजनाएं विकसित की हैं, जिसमें चरम मौसम की घटनाओं से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी आई है। क्या प्रभाव पड़ा है? भारत की व्यापक चक्रवात पूर्व चेतावनी प्रणाली, यानी चक्रवात की जो चेतावनी प्रणाली है, उसने 15 वर्षों में, नोट करिएगा, 15 वर्षों में चक्रवात से संबंधित मौतों में 90% तक कमी कर दिया है। यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा ही 15 वर्षों में, पहले अगर आंकड़ा अगर ये नहीं रहता तो जितनी मौतें होते उसमें 90% की कमी हो गई है। इसी तरह से गर्मी से संबंधित मौतों में भी कमी आई है। गुजरात में अभी हाल ही में चक्रवात विपर्जय के परिणाम स्वरूप प्रभावित प्रक्रियाओं ने प्रारंभिक प्रणाली के कारण 0 मौतें हुई हैं। यानी अगर हमारी तैयारी सही है आपदाओं से तो 0 मौतें होंगी। आपको आश्चर्य होगा कि मोरक्को में 6.5, नेपाल में 5, 5.5, 6 के जो है कह सकते हैं कि भूकंप से हज़ारों जानें चली जाती हैं, और जापान में 7, 8 और के जो भूकंप आने से भी बहुत कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपने आप जो इस तरह की जो प्राकृतिक घटनाएं, आपदा, क्लाइमेटीज़ है, उसको लेकर वो पहले से ही तैयार है। तो हमें ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? हमें तैयारी करने की ज़रूरत है कि हम आपदाओं से कैसे अपने लोगों को बचा सकें। ठीक है। इसी तरह से भारत में वित्तीय स्तर पर भी काफ़ी काम किया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर $28.6 अरब के कुल आवंटन के साथ भारत सरकार लगातार कर सकती है। इसके अतिरिक्त भारत की G20 अध्यक्षता ने साझा प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों के साथ संरेखित करते हुए एक आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की भी स्थापना की है। ठीक है। तो ये भी भारत का प्रयास है दुनिया के लिए आपदा न्यूनीकरण जोखिम के लिए। ठीक है। हमें किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? देखते जाइए एक एक करके। आपदा जोखिम को सभी स्तरों पर एक एक किया जाना चाहिए कि कैसे निर्माण किया करें, हम कैसे निवेश करते हैं और हम कैसे रह सकते हैं।
सबसे अधिक लागत प्रभावित जोखिम कम करने वाले तरीकों में होना चाहिए। यानी जो मिटिगेशन कैसे आपदाओं का समन, आपदा आने के बाद नहीं, उसके पहले कैसे उसकी तैयारी की जाए बचाव के लिए, उसके लिए किया जाए। भारत के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित की जा सकती है। आने वाले तूफान की मात्र 24 घंटे की चेतावनी, ये देखिए तथ्य, आने वाले तूफान की मात्र 24 घंटे की चेतावनी से होने वाले नुकसान में 30% तक कम किया जा सकता है। यानी 24 घंटे पहले अगर आपको तूफान की सूचना मिल जाती है तो जो नुकसान होता है उसमें 30% की कमी हो सकती है। फिर भी समस्या क्या है कि दुनिया की 1/3 से अधिक आबादी ज़्यादातर कम विकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में ऐसी प्रणालियों तक पहुंच नहीं करती। यानी दुनिया की 1/3 आबादी तक अर्ली वार्निंग सिस्टम का पहुंच नहीं है। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि यही जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इन तक, इन ऐसे देशों की पहुंच उपलब्ध कराया जाए। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी पीछे न छूटे। हमें आपदा की रोकथाम, प्रक्रिया और पुनर्प्राप्ति में विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जो कहा है कि अत्यधिक मौसम की घटनाएं होंगी लेकिन उन्हें घातक आपदा बनने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर हम ये सब चीज़ें कर ले जाएं, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जाए, हमारी तैयारी हो जाए, तो मौसम की चरम घटनाएं होंगी, उससे नहीं रोका जा सकता, या रोका भी जा सकता है दीर्घकालीन अगर प्रयास करें, लेकिन उसको आपदा में बदलने, आपदा कब बदलेगा? जब वो मानव जान माल को नुकसान पहुंचाएगा, तब वो आपदा में बदलेगा। ठीक है, उससे बचा जा सकता है। ठीक, अगला है G20 में अफ्रीकी संघ देशों का तो जो है शामिल हुआ है। तो हम समझेंगे कि क्यों चर्चा में है। बिल्कुल पता ही है कि अभी G20 का सम्मेलन जो समाप्त हुआ है उसमें अफ्रीका संघ को, अफ्रीकन यूनियन को भारत के प्रयास से उसकी स्थायी सदस्यता दी गई है। ऐसे में प्रश्न होता है कि अफ्रीकन यूनियन क्या है, ये इसकी अफ्रीकन यूनियन की पहले क्यों इसका गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी क्या सफलता रही है, इसकी क्या समस्याएं रही हैं, और इसको अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने से दुनिया को क्या फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर से अफ्रीकन देशों या अफ्रीकन यूनियन को क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इन्हीं हम सब हेडिंग्स में आइए हम इसको अफ्रीकन यूनियन को समझने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में चर्चा में क्यों है? क्योंकि G20 का नवीनतम सदस्य अफ्रीकन यूनियन को बनाया गया। जैसे आपको पता होगा कि G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, जो 27 देशों का समूह है। ठीक है, वो शामिल किया गया है। मतलब वो ज़्यादातर क्या है, आर्थिक क्षेत्र हैं। भारत के प्रधानमंत्री जब इसके अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने एक मानव के दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण, यानी जो दुनिया के जो विकासशील और विकसित देश है उनको ग्लोबल साउथ नाम दिया जाता है। तो ग्लोबल साउथ देशों का नेतृत्व करता आपने बताया, और उन्होंने कहा कि हम इनकी आवाज़ बनेंगे। और उसी क्रम में भारत के प्रयासों से अफ्रीका यूनियन का जो 54-55 देशों के अफ्रीकी देशों का समूह है, जिनकी GDP के रूप में बहुत योग्यता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से वो 55 देशों का समूह है, और देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं समूह है देशों का, उसको उसकी स्थायी सदस्यता दी गई है। और ये 55 देशों के जुड़ने के साथ ही जो G20 में अगर देशों के, वैसे तो G20 21 हो गया सदस्य के रूप में, लेकिन अगर देखा जाए कि कुल कितने देश दुनिया के, तो दुनिया के लगभग 90-95 से ज़्यादा देश अब G20 के सदस्यता में किसी न किसी रूप से डायरेक्ट रूप से जुड़ गए। इनडायरेक्टली तो 50 जो GDP और उसका आकार है उसके अनुसार तो बहुत हैं, यानी जो 85% वाला GDP का आंकड़ा था वो अब बदल जाएगा, क्योंकि उसमें अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया। लेकिन फिर भी लगभग 100 के आसपास जो है देश इसके सदस्य हो गए हैं। ठीक है, क्या है अफ्रीकी संघ? थोड़ा सा फैक्चुअल देख लीजिए। यह अफ्रीकी संघ जो है अफ्रीकी महाद्वीप पर स्थित 55 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 9 जुलाई 2022 को किया था। यह समूह अफ्रीकी एकता संघ OAU का एक उत्तराधिकारी है, जिसका गठन 1963 में हुआ था। ठीक है, यह अपने नागरिकों यानी अफ्रीका के नागरिकों द्वारा संचालित एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका का निर्माण करना इसका उद्देश्य चाहता है। लगभग 1.4 अरब आबादी है और $3 ट्रिलियन इसकी GDP है।
यानी देखा जाए तो पूरा अफ्रीकन यूनियन लगभग भारत के बराबर आबादी, यानी भारत की आबादी कितनी है 1.4 अरब, और भारत का जीडीपी भी 3.37 ट्रिलियन है, इनका 3 ट्रिलियन है, यानी लगभग भारत की आबादी और भारत की जीडीपी के बराबर भी इनकी आबादी और इनका जीडीपी, और पूरा अफ्रीका महाद्वीप इसमें सम्मिलित है। ठीक है। एयू का गठन क्यों किया गया? क्योंकि इसके पहले जो अफ्रीकी यूनियन का जो था ना OAU, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका उद्देश्य क्या था कि जो अफ्रीका के बहुत सारे देश जो है गुलाम थे, औपनिवेशिक शासन के अधीन थे, उनको स्वतंत्रता दिलाना था। उसमें वो जो पूर्ववर्ती इसका ऑर्गेनाइजेशन है काफ़ी सफल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कमियां रह गई। कमियां क्या रह गई कि राजनीतिक समर्थन जुटा, मुक्ति आंदोलन चलाया, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक ये जो संगठन जो आज़ादी तो मिल गई, उसके लिए बहुत सारा प्रयास किया, हस्तक्षेप किया, लेकिन जो बाकी के देश हैं उनका, जो अफ्रीका महाद्वीप के देशों का, उनका राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण नहीं हो पाया। तो इसी कमी को दूर करने के लिए 90 के दशक के बाद इसे OAU में सुधार करने के लिए ये हुआ कि इसकी जगह एक AU यानी अफ्रीकन यूनियन को लाया जाए। इसमें एक लिबिया भी एक अफ्रीकन देश था, उसके शासक थे गद्दाफी, अब तो नहीं रहे। उनका ज़्यादा प्रयास था कि एक आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण अफ्रीका का किया जाए और एक यूनियन के रूप में स्थापित करके हम, जैसे यूरोपियन यूनियन था, जैसे आसियान देश थे, तो उस तरह से बनाने की प्रयास थी इसकी कि हम भी बनाएं कि 55 देशों का समूह है कि हमारी बात भी सुनी जा सके। उसमें कुछ साउथ अफ्रीका अपने को अलग कर रहा था, नाइजीरिया अलग कर रहा था, बाद में दोनों शामिल हो गए थे। ठीक है। तो उद्देश्य क्या है थोड़ा सा देख लीजिए इसको भी, ये भी फैक्चुअल ही चीज़ें हैं, लेकिन देख ही लीजिए। ये अपनी ऊर्जा और संसाधनों को अफ्रीकी देशों उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करने में करता है। यह उद्देश्य महाद्वीपीय राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। यह बहुमुखी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना चाहता है, और इसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। यानी पूरे अफ्रीका के देशों का आर्थिक राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक विकास, आर्थिक सामाजिक जो है उन्नति और शांति, स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। कहाँ तक सफलता मिली, उपलब्धियाँ क्या रही हैं भाई? अब ये उद्देश्य है तो सफलता क्या मिली? इसने अफ्रीकी संघ ने कुछ इसके महत्वपूर्ण अगर देखें तो अफ्रीकी संघ ने साहेल और उत्तरी मोजाम्बिक सहित अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में आतंकवाद से निपटने के लिए शांति मिशन चलाए हैं। AU के हस्तक्षेप बुरुंडी, मध्य अफ्रीका गणराज्य, कोमोरोस, दाराफुर, सोमालिया, दक्षिणी सूडान और माली सहित कई अफ्रीकी देशों में हिंसा को सफलतापूर्वक रोका जा सका है। और क्या हुआ है? सबसे प्रमुख उपलब्धि के रूप में जो इसका है यह है, अगर आप देखें, अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र AFCFTA 2021 में शुरू हुआ है। इसमें 54 सदस्य देश हैं। ठीक है। और यह 1994 में विश्व व्यापार संगठन जो बना था उसके बाद से सबसे ज़्यादा सदस्य संख्या वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र। यानी विश्व व्यापार संगठन तो है ही है, उसमें दुनिया के सभी देश लगभग शामिल हैं। ये उसके बाद 54 देशों का विश्व व्यापार संगठन बना है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? व्यापार उदारीकरण और नियामक सामंजस्य के माध्यम से। ये तो उपलब्धियां हो गई, लेकिन इसकी कमियां क्या है? कमियां ये रही कि आप लोग बार बार सुनते होंगे कि अफ्रीका में जो है सशस्त्र विद्रोह या तख्ता पलट की घटनाएं होती रहती हैं, जिसको रोकने में यह सफल नहीं हुआ है। इसके पूर्ववर्ती ऑर्गेनाइजेशन और इसने दोनों भी मिलने के बावजूद, देखिए 1960 के बाद से अफ्रीका महाद्वीप में 200 से अधिक तख्ता पलट हुआ है। ये जो कहीं ना कहीं इस तरह के संघों के असफलता का द्योतक है। ये अलग बात है कि ये 2003 में बना है, लेकिन उसके पूर्ववर्ती जो संगठन है वो भी असफल रहा और ये भी असफल रहा। कारण जो है क्योंकि ये विद्रोहियों को पकड़ने और उसको करने के लिए अपनी सेना नहीं भेजती है, इसलिए इसकी असफलता देखी जा रही है इस क्षेत्रों में। G20 में शामिल करने से परिणाम क्या होगा? पहले तो समझ लीजिए कि G20 की सदस्य संख्या ही लगभग 100 के बराबर हो गई। दूसरे, G20 का जो चरित्र है वो अधिक मानव केंद्रित और उसको कैसे, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा ना कि GDP केंद्रित से अधिक मानव केंद्रित हो गया। AU के लिए क्या फ़ायदा होगा? AU के लिए फ़ायदा ये होगा कि ये G20 के द्वारा अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को, अपनी ज़रूरतों को ज़्यादा अच्छे से व्यक्त कर सकता है। ठीक है।
अगला न्यूज़ जो है, भारत में 50% से अधिक महिला आत्महत्या गृहिणियाँ करती हैं। एक दुखद क्या चर्चा में है, क्योंकि अभी कल ही जो है आत्महत्या प्रिवेंशन डे था, तो उसमें क्या आंकड़े हैं, उन आंकड़ों में क्या भयावह जो तस्वीर सामने आ रही वो है और उसके क्या कारण हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में आप लोग, चूँकि सोशल इश्यूज़ आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें और गहराई से आप पढ़ेंगे, यहाँ पे हम उसको संक्षेप में देखते हैं। ठीक है, जैसे बताया है कि भारत में जो आत्महत्या के आंकड़े वो बता रहे हैं कि इसमें महिलाएं जो हैं, जो जितनी भी हैं वो 45,000 के आसपास, उसमें आधा जो है गृहिणियाँ हैं। ठीक है, और ये आंकड़े भी और भी दिखते हैं कि जैसे जैसे महिलाओं में जिन जिन क्षेत्रों में महिलाओं में एजुकेशन बढ़ रहा है, उनकी आर्थिक उन्नति हो रही है, वहाँ ये घटनाएं और ज़्यादा देखी जा रही हैं। ठीक है, तो क्यों है, क्या है, आइए देखते हैं। चर्चा में क्यों है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। यह पहल 2003 से शुरू की गई थी और महत्व मुद्दे पर प्रकाश डालने, सामाजिक कलंक को कम करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी। 2021 में इसकी थीम क्रिएटिव होप थ्रू एक्शन, 2021 से यही थीम चल रहा है। आशा को प्रेषित करना और निवारक उपायों को मजबूत करना है, ये चल रहा है, तो इसी वजह से ये चर्चा में है। ठीक है, भारत में यह दिन अक्सर गृहिणियों नज़रअंदाज की जाने वाली आत्महत्या की समस्या को एक बार फिर से ध्यान देने के लिए आह्वान करता है। जब से भारत ने व्यवसाय के आधार पर, यानी जो व्यवसाय किसका क्या पेशा है, इसके आधार पर आत्महत्या के आंकड़ों को वर्गीकृत करना शुरू किया है, गृहिणियां लगातार शीर्ष 2 समूहों में स्थान पा रही हैं। जो आत्महत्या करने वाले जो 2 समूह हैं, उसमें शीर्ष 2 समूहों में महिलाओं जो हाउसवाइफ हैं उनका स्थान है। यह प्रवृत्ति 2021 के लिए भी सच साबित हुई है। सबसे हालिया वर्ष जिसके लिए डेटा उपलब्ध है, यानी 2021 का NCRB का जो डेटा है, यह भी ये बात कह रहा है कि महिलाएं कहीं ना कहीं जो है, महिलाओं में खासतौर से जो गृहिणियां हैं वो आत्महत्या करने वाले प्रमुख समूह में, व्यावसायिक समूह में शामिल हैं। ठीक है, भारत में गृहिणियों में आत्महत्या के डरावने आंकड़े क्या बताते हैं, बता ये रहे हैं। मरने वाली महिलाओं की संख्या 2021 में, आत्महत्या से मरने वाली महिलाओं की संख्या 2021 में 45,026 है, यानी ये हाईएस्ट है। अब तक सबसे ज़्यादा महिलाओं में आत्महत्या से मृत्यु हुई है, 2021 के आंकड़े पहुंच गई है। उनमें से आधे से अधिक गृहिणियां या हाउसवाइफ हैं। कुल मिलाकर आत्महत्याओं में गृहिणियों की हिस्सेदारी पिछले कई वर्षों से 50% के ऊपर बनी हुई है। और ओवरऑल आत्महत्या जो सुसाइड्स हैं, जिसमें महिला पुरुष दोनों मिला के, बच्चे और सब, समग्र आत्महत्याओं में गृहिणियों की हिस्सेदारी भी कई वर्षों से 15% के आसपास बनी हुई है। यानी जो ओवरऑल आत्महत्या हो रही है उसमें जो हाउस वाइफ हैं वो 15% हिस्सेदारी है, यानी एक बहुत बड़ा वर्ग है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आत्महत्या जो पुरुष और महिला सब में हो रहा है, यानी 30% से अधिक जो है वो परिवार या विवाह से संबंधित मुद्दों के कारण हो रहा है। ये यानी चिंता की कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक उसमें समस्याएं हैं, जिसके कारण लोग खुल के अपनी बात नहीं कर पाते हैं और अंततः यह कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। राज्यवार और आर्थिकवार देखें तो जैसे आंकड़े देखते हैं तो दिखाई देता है कि जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पे आत्महत्या की दर ज़्यादा है, और उसमें भी महिलाओं के लिए भी ये दिखाई देता है। जैसे कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटका इस सूची में शीर्ष पर हैं। कारण अगर देखा जाए कि उत्तरदायी सामाजिक आर्थिक कारण क्या है, तो जैसा कि पीटर मेयर ने इसकी व्याख्या की थी, उसमें देखा था कि सामाजिक भूमिकाओं, विशेष रूप से विवाह के बाद की अपेक्षाओं से में बदलाव में एक योगदान कारक हो सकता है। जैसे पहले महिलाओं पे उतनी सामाजिक अपेक्षाएं दूसरी थी, अब महिलाएं पढ़ी लिखी शिक्षित हो गई हैं, तो वो काम भी कर रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनसे और भी उम्मीद अनवरत चालू है। ऐसे में उन पर एक दोहरा प्रेशर बन रहा है और कई बार वो खुल के अपनी बात भी नहीं कह पाती हैं। ऐसे में वो अवसाद ग्रसित हो जाती हैं और इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं। ठीक है, और ये सामाजिक मानदंड इस तरह से प्रभावित करता है क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं में संचार माध्यमों का प्रयोग हो रहा है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, जैसे जैसे आर्थिक उन्नति हो रही है, ये समस्याएं और ज़्यादा, ये सामाजिक दबाव, ये सामाजिक अपेक्षाएं और ज़्यादा प्रेशर दे रही हैं। इसीलिए दक्षिण के राज्यों में जहाँ महिलाओं में शिक्षा का स्तर ज़्यादा है या इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पर वो चीज़ें ठीक है, लेकिन उसका जो है आप कह सकते हैं उत्तर भारत में ऐसी स्थिति नहीं, क्योंकि दक्षिण के भारत में महिलाओं की स्थिति ज़्यादा सुघड़ हो गई है। उसी तरह से
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के आंकड़े में भी बताता है कि विवाहित महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर प्रकाश, जिसमें सीमित गतिशीलता, कहीं आने जाने की प्रतिबंधित वित्तीय स्वायत्तता और वैवाहिक नियंत्रण के साथ साथ उनके जीवन साथी के हाथों शारीरिक, यौन और भावनात्मक शोषण भी शामिल है। इसी तरह से इसमें यह भी पता चलता है कि कई महिलाएं शायद कभी भी बाहरी सहायता ले सकती हों, इसलिए जब बाहरी सहायता उनको नहीं मिलती है तो वो क्या है, अपने आप पीड़ित हैं, कुंठा में हैं और उससे उसका शिकार होती रहती हैं। ठीक है। और ये भी देखा गया है कि ये जो शिकार होती महिला, मतलब जो कुंठा से शिकार होती हैं, असेंबली सर्वे में आया है कि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं वो ज़्यादा मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं अमीर घर की महिलाओं की अपेक्षा। ठीक है। तो चलिए, आज का हम इतना ही था आज के टुडे एनालिसिस में। आप लोग इसको पढ़िएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू।